लखनऊ शहर अपने आर्ट और अपने कल्चर के लिए जाना जाता रहा है। इस शहर में तमाम ऐसे हिस्टोरिकल जगहें हैं जिनकी कहानियां सुनी और लिखी जाती रही। लेकिन इसी शहर में एक ऐसी भी जगह है जहां जलियांवाला बाग के नरसंहार से भी ज्यादा भयानक कत्लेआम हुआ था, जिस जगह के बारे में लोग कम ही जानते हैं। यह घटना अंग्रेजों की बर्बरता की दिल दहला देने वाली कहानी सुनाती है। इस जगह पर एक साथ न केवल हजारों लोगों को मार दिया गया, बल्कि लंबे समय तक उनको मरने के बाद भी वहीं पड़े रहने दिया गया, जिससे पूरे देश के लोगों में दहशत फैल जाए और कोई भी दूसरा अंग्रेजों के खिलाफ सर उठाने की हिम्मत ना करे। लेकिन उसी समय एक अकेली महिला ने अपने अकेले के दम पर 36 लोगों को अंग्रेजों को उनके इस भयानक कांड की सजा देते हुए मौत के घाट उतार दिया और खुद शहीद हो गई। इन दोनों कहानियों के बीच लखनऊ की एक और महिला की कहानी भी है जिसने अंग्रेजों से लोहा लिया। तो इस तरह से यह घटना लखनऊ के इतिहास की सबसे शानदार कहानियों में से एक है। वो महिला कौन थी और कैसे उसने अपने पति की शहादत का बदला लिया और कैसे अंग्रेजों ने लखनऊ की शान को मिट्टी में मिला दिया बड़ी बेरहमी से, आज हम इसी कहानी को जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। लखनऊ शहर में एक बहुत मशहूर हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, रेजिडेंसी। इस बिल्डिंग को ब्रिटिश राज की निशानी माना जाता है। इसी रेजिडेंसी से कुछ दूरी पर है सिकंदर बाग, जो अवध के नवाब के समय एक बहुत ही खूबसूरत बाग होता था। यहीं पर वो घटना हुई थी जो अंग्रेजों को ही नहीं, मानवता को भी शर्मसार करती है। बात है साल 1857 की। शहर लखनऊ और जगह सिकंदर बाग। अंग्रेजों की रेसिडेंसी से करीब 4 किलोमीटर दूर इस जगह को अचानक अंग्रेजों ने घेर लिया। यहां मौजूद थे करीब 2000 लड़ाके, जो पिछले करीब 6 महीनों से अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे। ये सभी लोग अवध की बेगम हजरत महल के साथ मिलकर लखनऊ को अंग्रेजों से बचाने की कोशिश में लगे थे। जब 1857 में पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था, तो इन्हीं बेगम हजरत महल ने कमान संभाली थी और अंग्रेजों को रोकने में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। तो इस बाग में 2000 सिपाही थे जो कि हजरत महल की तरफ से लड़ रहे थे। लेकिन 16 नवंबर 1857 को ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज के कॉलिन कैम्पबेल ने अंग्रेज सेना के साथ अचानक इस बाग में हमला बोल दिया। इस बाग को चारों तरफ से घेर लिया गया। इसके बाद अंग्रेजों की सेना ने तोपों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और बाग की दीवारों को गिरा दिया गया। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों ने अंदर घुसकर ऐसा कत्लेआम मचाया कि जमीन खून से लाल हो गई। जब ये सब चल रहा था, तब तक खबर ये फैल गई कि अंग्रेजों ने 2000 लोगों को घेर कर मार दिया है। अभी अंग्रेजों की सेना बाग के अंदर ही थी, तभी उन पर गोली चलने लगी। एक एक करके अंग्रेज सिपाही मरने लगे। कुछ ही देर में उनके 32 सिपाही ढेर हो गए। तब जाकर उनको पता चला कि ये गोलियां एक पेड़ पर से चलाई जा रही है। उन्होंने इस पेड़ की तरफ गोली बरसाई और एक महिला गोली खाकर नीचे गिरी और वहीं उसकी मौत हो गई। पता चला कि उस महिला के पति को अंग्रेजों ने 4 महीने पहले 30 जून 1857 को चिनहट की लड़ाई में मार डाला था और वो पति के बदले के लिए तब से अंग्रेजों के पीछे लगी थी। जब उसे सिकंदर बाग की घेराबंदी का पता चला तो वो वहां पहुंच गई ताकि वो अपने पति की मौत का बदला ले सके। उस महिला क्रांतिकारी का नाम था उदा देवी। वो लखनऊ के उजरिया गांव की रहने वाली थी, जो कि आज के लखनऊ के गोमती नगर इलाके के पास एक छोटा सा गांव था। आज पासी समुदाय के लोग 16 नवंबर को सिकंदर बाग में जमा होकर उनके बलिदान को याद भी करते हैं। खैर, उदा देवी सहित 2000 से ज्यादा लोग सिकंदर बाग में मारे गए। सिकंदर बाग में जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, उन पर अंग्रेजों ने कोई रहम नहीं दिखाई। कई इतिहासकार मानते हैं कि ये लोग सरेंडर करना चाहते थे, क्योंकि वो अवध को लगभग हार भी चुके थे। लेकिन अंग्रेजों ने किसी को बख्शा नहीं और सबको जान से मार दिया। करीब 2000 शव बाग में बिखरे पड़े थे। इतिहासकार थॉमस सीटन, जो खुद ब्रिटिश सेना में थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा, लाशें ढेरों में पड़ी थी, जमीन खून से लथपथ थी, ये एक बूचड़ खाने जैसा था। हैरानी की बात है कि खुद को सभ्य और समझदार कहने वाले इन ब्रिटिश सैनिकों ने लाशों का अंतिम संस्कार तक नहीं करने दिया, बल्कि उन्होंने इन लाशों को सड़ने के लिए छोड़ दिया, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो कि कोई भी अंग्रेजों के खिलाफ जाएगा तो उसका यही हश्र होगा। ये लाशें इस कदर सड़ी कि पूरा इलाका बदबू से भर गया। ये अंग्रेजों की वो पॉलिसी थी जिसे वो कहते थे टेरर फॉर लॉयल्टी, यानी कि डर के जरिए वफादारी। कहा तो यह भी जाता है कि कई महीनों तक इनके अवशेषों को वहां से हटाया नहीं गया। इसका सबूत तब मिला जब 1858 में उस समय के जाने माने वॉर फोटोग्राफर फेलिक्स बिएटो लखनऊ आए और उन्होंने सिकंदर बाग की फोटो ली।
इन फोटोज को खींचने के दौरान ही इन सभी भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के अवशेष उनको सिकंदर बाग में दिखे, यानी इस घटना के महीनों बाद। लेकिन दोस्तों, अंग्रेजों ने इस गदर का ऐसा भयानक बदला क्यों लिया? आखिर इन 2000 लोगों से ऐसी क्या दुश्मनी थी कि अंग्रेजों ने इतना बड़ा नरसंहार कर दिया? इस कहानी की आधारशिला है रेजिडेंसी और चिन्हट की वो लड़ाई जिसने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया था। लेकिन इस लड़ाई को समझने के लिए हमें 1857 से और थोड़ा पीछे जाना होगा, जब रेजिडेंसी बनाई गई थी और अंग्रेजों का लखनऊ पर कब्जा हुआ था। लखनऊ के कैसर बाग में मौजूद है रेजिडेंसी। इसकी स्थापना हुई थी साल 1764 के बाद। 1764 में हुई थी बक्सर की लड़ाई। इस लड़ाई में अवध के तीसरे नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल के नवाब मीर कासिम और मुगल बादशाह शाह आलम, इन तीनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला था। लेकिन इस लड़ाई में यह संयुक्त सेना पूरी तरह हार गई। इस हार के बाद अंग्रेजों ने लखनऊ में अपना एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया। इस रिप्रेजेंटेटिव को कहा गया रेजिडेंट जनरल। इस रेजिडेंट जनरल ने लखनऊ में 33 एकड़ की जमीन पर अंग्रेजों के रहने और काम करने के लिए एक कंपाउंड या प्रेमिसेस बनवाया। इसी को बाद में रेजिडेंसी कहा जाने लगा। आज भी लखनऊ में यह बहुत फेमस जगह है जहां लोग घूमने आते हैं और यहां पर हुए 1857 के स्ट्रगल का गवाह बनते हैं। अगर आप लखनऊ से हैं और आपने रेजिडेंसी को देखा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, लखनऊ की कहानी सिर्फ यही नहीं है, बल्कि एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं आपको बताऊंगा आज के स्पेशल फैक्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। लखनऊ एक ऐसा शहर जहां इतिहास सिर्फ इमारतों में नहीं बसता, बल्कि लोगों की सांसों में भी धड़कता है। लखनऊ की हर कहानी महलों में नहीं लिखी गई। एक कहानी 4 बाग की इन तंग गलियों में भी है, जहां जैन मंदिर की घंटियां और रिक्शों की आवाज और दुकानों की चहल पहल आपस में घुल मिल जाती है। यह कहानी किसी ताज और तख्त की नहीं, बल्कि इंसानियत की है। साल 1926 में एक शख्स का जन्म हुआ जिनका नाम था डॉक्टर सीके जैन। एक वैद्य, एक आयुर्वेदाचार्य जो भारत के प्राचीन आयुर्वेद में विश्वास रखते थे। उनकी बनाई दवा फैक्ट्रियों में नहीं, बल्कि उनके रसोई घर में बनती थी, जिसे उनकी पत्नी अपने हाथों से बनाती थी। उसी दौरान एक बच्चा ये सब देख रहा था। ये उनका पोता था। उसने इस दवा को केवल विज्ञान नहीं, बल्कि सेवा के रूप में भी देखा। आज वही बच्चा डॉक्टर व्हाइट के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर व्हाइट ने अपने दादाजी की आयुर्वेदिक किताबों के पन्नों से और अपनी दादी की रसोई से सीखे गए तरीके से जादू क्रिएट किया। उन्होंने एक दवा बनाई और इस दवा का नाम रखा गैसोलीन। वो जमीन से जुड़े रहे और उन्होंने केवल लोकल महिलाओं को वही दवाई बनाना सिखाया जो कभी उनकी दादी बनाया करती थी। 47 सालों से ये दवा भारत के हर कोने में पहुंची, बिना शोर, बिना प्रचार के। ठीक वैसे ही जैसे उसके पीछे खड़े डॉक्टर व्हाइट शांत, विनम्र और समर्पित। उनके इस योगदान के चलते भारत के उपराष्ट्रपति ने उन्हें चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित भी किया। और अब देश के जाने माने अभिनेता पंकज त्रिपाठी गैसोलीन की इस यात्रा का चेहरा बन चुके हैं। और आज भी अगर आप किसी सुबह 4 बाग की गलियों से गुजरें तो हो सकता है डॉक्टर व्हाइट आपको वहीं मिल जाए, अकेले चलते हुए, लोगों से बातें करते हुए, लोगों की बातों को ध्यान से सुनते हुए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी उनके दादाजी किया करते थे। तो दोस्तों, ये थी कहानी गैसोलीन वाले डॉक्टर व्हाइट की। आपको ये कहानी पता थी या नहीं, अपने कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक हम बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। खैर, कहानी में आगे बढ़े तो अंग्रेजों के इस रेजिडेंट जनरल की ताकत धीरे धीरे बढ़ती चली गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध के नवाबों पर कई अलग अलग संधियां लगाकर उनकी ताकत को छीन लिया और इसका रिजल्ट ये हुआ कि 1801 आते आते अवध के नवाब सादत अली खान द्वितीय ने अंग्रेजों को अवध का आधा हिस्सा ही दे दिया। इन्हीं नवाब के काल में रेजिडेंसी और भी बड़ी और भव्य होती चली गई। जल्दी ही रेजिडेंसी अपने आप में शहर के अंदर एक भव्य शहर की तरह स्टैब्लिश हो गई। इस गेटेड शहर में एक बैंक्वेट हॉल, एक कोषागार, स्कूल, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस और घोड़ों के अस्तबल से लेकर कब्रिस्तान, बगीचे और एक बड़ी मेस तक थी, जहां पर बड़े बड़े ऑफिसर्स खाना खाते थे। जल्दी ही ये शहर एक टाउनशिप में बदल गया और अंग्रेज बेहद ताकतवर होते चले गए। फिर साल 1856 में एक बहुत बड़ा झटका तब लगा जब लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने गद्दी से हटा दिया और लखनऊ सहित पूरे अवध को अपने कब्जे में कर लिया। इस कब्जे के साथ ही लखनऊ की रेजिडेंसी अवध की पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर भी बन गई। इधर अंग्रेजों का कहना था कि नवाब वाजिद अली शाह शासन करने के लायक नहीं थे, इसीलिए उन्हें गद्दी से हटाया गया। हालांकि अंग्रेजों की इस हरकत से वाजिद अली शाह की तो गद्दी गई ही, साथ ही उनके कई करीबी अधिकारियों की नौकरी भी चली गई।
कई जमींदारों की जमीन पर उनका कब्जा हो गया और नवाब के जाने से लखनऊ की जनता में भी अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश बढ़ गया। रेजिडेंसी, जहां अंग्रेजों ने अपना हुक्का पानी जमा रखा था, उसे देखा जाने लगा एक ऐसी बिल्डिंग के तौर पर जो भारतीयों का शोषण करती थी। इस तरह लखनऊ अंग्रेजों के लिए एक बारूद बन गया था। उसे चिंगारी चाहिए थी अंग्रेजों के खिलाफ आग जलाने के लिए। ये चिंगारी भड़की साल 1857 में 30 मई के दिन, और ये चिंगारी उठी थी मेरठ से, जिसे दुनिया आज 1857 के विद्रोह या क्रांति के नाम से जानती है। वजह थी वो कारतूस जिसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई थी और इसे दांत से खोलना होता था। यह काम हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए ही नामंजूर था। इसका रिजल्ट ये हुआ कि मेरठ छावनी में विद्रोह भड़क उठा, जो मेरठ से दिल्ली और फिर दिल्ली से होते होते 30 मई तक लखनऊ पहुंच गया। इस दौरान लखनऊ में हेनरी लॉरेंस मौजूद थे, जो अवध प्रांत के चीफ कमिश्नर थे। मेरठ की खबर मिलते ही उन्हें अंदाजा हो गया था कि यहां पर भी विद्रोह भड़क सकता है। हेनरी लॉरेंस किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते थे, सिवाय 32nd पैदल रेजिमेंट के। इस रेजिमेंट का हर सैनिक अंग्रेज था। हालांकि लखनऊ में और भी कई रेजिमेंट थी, लेकिन इनमें इंडियन सोल्जर्स शामिल थे, इसलिए हेनरी किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते थे। सबसे पहले उन्होंने खुद को बचाने के लिए लखनऊ में मौजूद सभी ऑफिसर्स को रेजिडेंसी में बुला लिया, ताकि वो सब एक साथ मिलकर विद्रोही लोगों का मुकाबला कर सके। असल में लखनऊ में अलग अलग ऑफिस दूर दूर तक फैले हुए थे। विद्रोह की आहट होने के डर से हेनरी ने इन ऑफिस में काम करने वाले लोगों और उनके परिवार को रेजिडेंसी में बुला लिया, ताकि उन्हें सेफ किया जा सके। इसके बाद हेनरी ने क्रांतिकारियों को रोकने के लिए रेजिडेंसी को एक फोर्ट में तब्दील कराया। जल्दी ही एक दीवार बनाई गई जो पूरी रेजिडेंसी को घेरती थी। हालांकि इन सबका कोई बड़ा असर नहीं हुआ, क्योंकि बागियों ने जब 30 मई को लड़ाई शुरू की तो अंग्रेजों के पांव उखड़ गए। उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनका सामना एक गुस्से से भरी फौज से होगा। इस दिन लखनऊ के सदर, दिलकुशा और सिकंदरबाग की छावनियों में भारतीय सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। सैकड़ों सिपाहियों ने अपने हथियार उठाए और गोरों की छावनियों पर हमला बोल दिया। कई अंग्रेज अफसरों को वहां पर मौत के घाट उतार दिया। कुछ लोग जान बचाकर रेजिडेंसी की ओर भागे, कुछ अपनी जान बचा पाए और कुछ वहीं अपनी जान गंवा बैठे। लखनऊ के विद्रोह में लखनऊ की जनता भी शामिल थी। इसी विद्रोह को देखते हुए लखनऊ की बेगम हजरत महल ने भी विद्रोह को ज्वाइन किया। अवध की इस पूर्व बेगम ने न सिर्फ अपने बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया, बल्कि खुद मोर्चा संभाल लिया। वो रेजिडेंसी के खिलाफ घेरा डालने लगी। उन्होंने सैनिकों को संगठित किया, स्ट्रेटजी बनाई और लखनऊ को एक बार फिर हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ मोड़ने की कोशिश की। उधर अंग्रेज अफसर सर हेनरी लॉरेंस की समझ से बाहर था कि अदब का ये शहर इस कदर बगावत भी कर सकता है। पहले कुछ दिनों तक तो रेजिडेंसी के अंदर लॉरेंस छिपे रहे और बाहर से मदद आने का इंतजार करते रहे, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उन्होंने खुद सेना लेकर विद्रोहियों का मुकाबला करने का फैसला किया। रेजिडेंसी के अंदर लगभग 855 ब्रिटिश ऑफिसर्स और सोल्जर्स थे, 712 इंडियन और 1280 ऐसे लोग थे जिन्हें लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं था। इसमें ला मार्टिनर स्कूल के लगभग 50 स्टूडेंट भी शामिल थे। विद्रोहियों से मुकाबला करने के लिए लॉरेंस ने रेजिडेंसी में खाने को स्टोर करने और गोला बारूद इकट्ठा करने का ऑर्डर दिया, लेकिन ये सब काफी नहीं था। बागी लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। लखनऊ में ब्रिटिश सेना के करीब 8000 सिपाही विद्रोह में शामिल हो गए थे और लोकल जमींदारों के कई सौ नौकरों ने रेजिडेंसी के परिसर को घेर लिया था। घेराबंदी के पहले हफ्तों के दौरान जो सिक्योरिटी घेरा था, उस पर हमला करने की कई कोशिशें हुई। इसी बीच 30 जून को लखनऊ में चिन्हट की प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी गई। इस लड़ाई में विद्रोहियों ने अंग्रेजों को बुरी तरह हराया और आखिर में उन्हें फिर से रेजिडेंसी में ही दुबकने के लिए मजबूर कर दिया गया। इसी लड़ाई में एक शख्स की मौत हुई जिसका नाम था मक्का पासी। इन्हीं मक्का पासी की विधवा ऊदा देवी ने आगे चलकर सिकंदरबाग में अंग्रेजों से बदला लिया था, जिसकी कहानी मैं आपको वीडियो की शुरुआत में बता चुका हूँ। आगे और भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अंग्रेज बैकफुट पर थे और विद्रोही जीत रहे थे। कुछ दिनों बाद एक बम रेजिडेंसी के अंदर गिरने से हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो गई। इससे अंग्रेजों की हालत और खराब हुई। अभी तक अंग्रेजों को बाहर से मदद नहीं मिल पाई थी, क्योंकि लखनऊ के साथ साथ आसपास में कानपुर, फैजाबाद और बनारस जैसी जगहों पर भी अंग्रेजों को विरोध झेलना पड़ रहा था। 1 जुलाई 1857 से 17 नवंबर 1857 तक रेजिडेंसी लगभग 140 दिनों तक घेराव में रही। अंदर फंसे अंग्रेज अफसर, महिलाएं, बच्चे सभी के सभी पानी, दवाई और खाने की कमी से जूझ रहे थे। बाहर से बेगम हजरत महल ने मोर्चा संभाला हुआ था। उनके साथ थे बहादुर नेता जैसे मौलवी अहमदुल्ला शाह, राजा जयलाल सिंह और दूसरे अवध के लोग जो बेगम का साथ दे रहे थे। इस वजह से सितंबर के आसपास ऐसा लगने लगा कि या तो अंग्रेज घुटने टेक देंगे या मारे जाएंगे।
लेकिन अंग्रेज जो रेसिडेंसी में फंसे थे उन्हें बचाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारी फौज भेजने का फैसला किया। इसी के चलते सर कॉलिन कैंपबेल, जो भारत में तब ब्रिटिश सेना के कमांडर इन चीफ थे, उन्होंने अपने पूरे सैनिक बल के साथ लखनऊ पर हमला किया। इसके कुछ दिनों बाद ही अक्टूबर 1857 में हेनरी हैवलॉक और जेम्स आउट्रम ने भी लखनऊ पहुंचकर अंदर फंसे अंग्रेजों को रिलीफ देने की कोशिश की। हालांकि उन्हें पूरी तरह से कामयाबी नहीं मिली। आखिर में 16 नवंबर 1857 को कॉलिन कैंपबेल ने एक निर्णायक हमला किया। इस हमले के दौरान लखनऊ को चारों ओर से घेर लिया गया। उनका प्लान था लखनऊ को सिर्फ जीतना नहीं है बल्कि सबक सिखाना है। इसका नतीजा यह हुआ कि पूरे शहर को चारों तरफ से घेर कर तोपों से बमबारी की गई। जो भी रिहायशी इलाके थे, मस्जिदें थी, बाजार थे, उन सबको बर्बाद कर दिया गया। जिन्हें शक भी होता था कि वो विद्रोहियों से मिले हुए हैं, उन्हें बिना किसी सुनवाई के गोली मार दी जाती थी। सबसे खौफनाक घटना हुई थी सिकंदर बाग में, एक खूबसूरत बाग जिसे नवाब वाजिद अली शाह ने बनवाया था। करीब 2000 भारतीय यहाँ छिपे हुए थे। ये कहानी मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताई थी। यहाँ अंग्रेजों ने किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि इन लाशों का अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ। एक अंग्रेज अधिकारी के मुताबिक लाशों से बाग की जमीन छिप गई थी, खून में घुटनों तक पानी था। इसी लड़ाई में दोस्तों उदा देवी नाम की वीरांगना ने चिन्हट की लड़ाई में अपने पति की मौत का बदला भी लिया। उन्होंने अपनी बंदूक से 36 अंग्रेजों को मौत की नींद सुला दिया था। उदा देवी पासी समुदाय से आती थी। जब अंग्रेजों ने सिकंदर बाग में हमला किया तब उदा देवी ने 36 अंग्रेजों को पीपल के पेड़ पर चढ़कर मारा। कैप्टन वायलेस और डाउसन ने जब अंग्रेजों की लाशें देखी थी तो वो दंग रह गए थे। उन्हें ये पता नहीं चल पा रहा था कि गोलियां आखिर आ कहां से रही हैं। फिर जब बहुत ध्यान से देखा गया तो पता लगा कि गोली ऊपर एक पीपल के पेड़ से आ रही है। एक सैनिक बैठकर ऊपर से गोलियां चला रहा है। वो सैनिक लाल जैकेट में था। फिर सिपाहियों ने निशाना लगाया और वो सैनिक मार दिया गया। जब वो सैनिक गिरा तब अंग्रेजों को पता चला कि उनसे लोहा लेने में महिलाएं भी अपना पूरा जोर लगा रही है। अंग्रेजों ने बाकी 2000 लोगों के साथ उदा देवी को भी वहीं मारकर छोड़ दिया। दोस्तों 6 महीने तक अपनी रक्षा करने और राहत कार्य के एक असफल प्रयास के बाद ब्रिटिश सेना 19 नवंबर 1857 तक रेजेंसी को खाली कराने में कामयाब रही। अगले साल ब्रिटिश सेना ने नेपाल से आए गोरखा सैनिकों की मदद से शहर पर दोबारा पूरी तरह से कब्जा कर लिया। लेकिन इस विद्रोह की कीमत पूरे लखनऊ शहर को चुकानी पड़ी। जो तबाही लखनऊ ने देखी वो तबाही कहीं और नहीं हुई। सैकड़ों लोगों को संगीनों से मारा गया, कई लोगों को तोप से उड़ा दिया गया। लखनऊ की लगभग हर बड़ी बिल्डिंग को लूटा गया। कैसर बाग महल, वाजिद अली शाह का महल, सबको ध्वस्त कर दिया गया। अंग्रेज चाहते थे कि वो लोगों में डर भर दे कि उनके खिलाफ कोई भी आवाज उठाने की हिम्मत ना करे। अब दोस्तों ऐसा ही कुछ हाल दिल्ली का भी अंग्रेजों ने किया था। हालांकि तब दिल्ली को अंग्रेजों ने लुटियंस की मदद से दोबारा खड़ा कर दिया। लेकिन लखनऊ के साथ ऐसा नहीं हुआ। लखनऊ पहले जैसा कभी नहीं रहा। अंग्रेजों ने लखनऊ में दोबारा कभी भी रिनोवेशन जैसा कोई काम नहीं कराया, खास तौर पर रेजिडेंसी का रिनोवेशन। आज भी आप जाएंगे तो लखनऊ की रेजिडेंसी वैसे ही आपको मिलेगी जैसे पहले रह गई थी। लखनऊ को बर्बाद करके अंग्रेजों ने सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि लगभग भारत की आत्मा पर हमला किया था। लेकिन उन्होंने ये नहीं समझा कि खून से क्रांति और भी तेज होती है। लखनऊ के हर खून के कतरे ने भारत की आज़ादी की लड़ाई को और भी ज़्यादा मजबूत किया। आगे चलकर लखनऊ का महत्व और भी बढ़ता गया और आज़ादी के बाद लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी भी बना। तो दोस्तों ये थी कहानी लखनऊ और 1857 के एक संग्राम की अनसुनी कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।